गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका कंपनी लॉ का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है शेयर कैपिटल, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने अपने पिछले लेक्चर में शेयर कैपिटल का मीनिंग पढ़ लिया और काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ लिया, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आज करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया है वो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोस्पेक्ट जो क्या होता है कि वो एक इन्विटेशन होता है, ठीक है, पब्लिक को कि वो उनके शेयर्स जो हैं परचेज़ करें। तो जो पर्सन जो है वो परचेज़ करना चाहते हैं शेयर्स कंपनी के, तो उनको क्या है कि एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जो प्रोस्पेक्ट में दिया होता है, ठीक है, उसमें उसके अंडर उनको अप्लाई करना पड़ता है। तो जो एप्लीकेशन, ठीक है, शेयर्स की जो शेयर होल्डर लेना चाहते हैं, ठीक है, ऑफर करने, ठीक है, जब वो कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, जब एप्लीकेशन जो हैं शेयर होल्डर्स ने, ठीक है, जिन पर्सन ने परचेज़ करने के लिए एप्लीकेशन दी हैं, ठीक है, तो जब वो कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है तो उसको क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, कि जो एप्लीकेशन जो, ठीक है, शेयर्स के लिए आपने अपने पब्लिक कंपनी को क्या ऑफ़र किए हुए थे, ठीक है, शेयर्स जो हैं वो इशू किए थे, और पब्लिक जो है वो उसको पर्सन जो है उसको एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमने ये शेयर्स लेने हैं, आपके सब्सक्राइब करने हैं। तो जब कंपनी उनको एक्सेप्ट कर लेती है तो उसको हम अलॉटमेंट ऑफ शेयर बोलते हैं। ठीक है, जब डायरेक्टर्स व्हेन द डायरेक्टर्स हैव मेड एन अलॉटमेंट टू अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, जब एक डायरेक्टर जो है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को अलॉटमेंट कर देता है तो वो क्या है, वो शेयर होल्डर बन जाता है कंपनी का। ठीक है, तो जो अलॉटमेंट है वो हम दो प्रोविजंस में इसको डिवाइड किया है, जनरल प्रिंसिपल रिगार्डिंग अलॉटमेंट एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिगार्डिंग अलॉटमेंट। ठीक है, फर्स्ट इज जनरल प्रिंसिपल रिगार्डिंग अलॉटमेंट। ठीक है, इसमें फॉलोइंग प्रिंसिपल जो हैं वो ऑब्जर्व्ड किए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ प्रॉपर अथॉरिटी। कोई भी अगर आपको अपनी अलॉटमेंट जो है वो वैलिड बनानी है तो वो एक प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा की होनी चाहिए। ठीक है, जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की अलॉटमेंट है वो एक प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा अलॉटमेंट की जानी चाहिए। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, ठीक है, उनके द्वारा अलॉटमेंट हो उसको हम वैलिड मानेंगे। ठीक है, जहाँ कोई कमेटी जो ऑथराइज करेगी, ठीक है, शेयर्स को अलॉट करेगी, ठीक है, जो किसके बिहाफ पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिहाफ पर, तभी उसको वैलिड अलॉटमेंट माना जाएगा। ठीक है, सेकंड इज अलॉटमेंट अगेंस्ट रिटर्न रिक्वेस्ट ओनली। ठीक है, कोई भी अलॉटमेंट जो है बिना रिटर्न एप्लीकेशन के है, ठीक है, फॉर अलॉटमेंट, ठीक है, उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। ठीक है, तो अलॉटमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न में होनी चाहिए। अगर कोई ऑरल है, ठीक है, कोई भी ऑरल रिक्वेस्ट पा दी तो वो इनवैलिड माने जाएगी। इसलिए अलॉटमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिटन एप्लीकेशन में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज अलॉटमेंट नॉट बी मेड इन कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ एनी अदर लॉ। ठीक है, जो अलॉटमेंट शेयर किसकी अलॉटमेंट है वो किसी भी लॉ को कॉन्ट्राविक्ट नहीं करनी चाहिए उनके साथ। ठीक है, लॉ को नहीं तोड़नी चाहिए। ठीक है, उसको अगर जो ऐसी होगी कॉन्ट्राविक्शन होगी, ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन होगी, ठीक है, लॉ को इलीगल होगी तो उसको हम वॉइड मानेंगे। ठीक है, उसको हम वैलिड अलॉटमेंट नहीं मानेंगे। अगर अलॉटमेंट जो है वो माइनर को कर दी गई है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑन द एप्लीकेशन, ठीक है, माइनर ने आपके पास अलॉटमेंट के लिए आपको एप्लीकेशन सेंड की, अगर उसको अलॉटमेंट कर दी गई तो वो भी वॉइड मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, कोई भी अलॉटमेंट आपने की है तो वो आपके जो सारे जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने आप से अलॉटमेंट करवाई है, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन किया आपके शेयर के, उनको आप ऑरली या वर्बली, ठीक है, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा उनको कम्युनिकेट करोगे। ठीक है, जनरली क्या है कि जो अलॉटमेंट का नोटिस होता है वो पोस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इस ऐसे केस में जो है हम कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट मानते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने कम्युनिकेट ही नहीं किया एप्लीकेंट को तो हम उसको क्या है कि लॉ जो है उस अलॉटमेंट को उस लॉ अलॉटमेंट को वैलिड ही नहीं मानेंगे, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट इज अलॉटमेंट मस्ट बी मेड विद इन ए रीजनेबल टाइम। अलॉटमेंट जो होती है वो एक रीज़नेबल टाइम के अंदर अंदर जो है वो मेड कर देनी चाहिए। अगर आप अलॉटमेंट करने के लिए बहुत टाइम लगाते हो तो एप्लीकेंट जो है वो रिफ्यूज़ कर सकता है उस अलॉटमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, तो अलॉटमेंट जो है वो रीज़नेबल टाइम के अंदर अंदर कर देनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपने जून में है, ठीक है, आपने शेयर की एप्लीकेशन दी थी, एन एप्लीकेशन आपने ठीक है वो जून में बनाई। ठीक है, एप्लीकेशन आपने जून में की बट आपको अलॉटमेंट जो है वो सेम ईयर में नवंबर में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अलॉटमेंट है वो इनवैलिड है क्योंकि अनरीज़नेबल टाइम है। ठीक है, आपने जून की एप्लीकेशन को नवंबर में जाकर अलॉटमेंट कर रहे हो तो दैट इज़ इनवैलिड। और क्यों? क्योंकि अनरीज़नेबल टाइम पर है। ठीक है, नेक्स्ट
हमारे पास है स्टैट्यूटरी प्रोविज़न रिगार्डिंग अलॉटमेंट, ठीक है। द कंपनीज जो एक्ट 2013 है उसमें कुछ कंडीशंस दी हैं जो फुलफिल्ड होनी चाहिए, ठीक है, अलॉटमेंट की सिक्योरिटी को प्रोसीड करने के लिए। तो फर्स्ट इज़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होती है वो प्रोस्पेक्ट में जो प्रोवाइड की है वो 13 डेज़ के अंदर अंदर जो इशू किया है 30 डेज़ के अंदर अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है होनी चाहिए, जहाँ फिर जो सेबी ने गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं उनके अंडर वो होनी चाहिए, ठीक है। अगर जो ऐसे नहीं होते 30 डेज़ के अंदर अंदर जो है सब्सक्रिप्शन नहीं होती तो जो हमने इशू किया है वो फेल हो जाएगा, तो इंटायर अमाउंट जो है उसको रीपेड करना पड़ेगा विदाउट इंटरेस्ट 15 दिन के अंदर अंदर डेट क्लोजर ऑफ डेट, ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन ऑफ मनी, एप्लीकेशन मनी, ठीक है। कंपनी जो है उनको मस्ट हैव रिसीव्ड इन कैश द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। उनको कैश जो है वो रिसीव्ड करना पड़ेगा एप्लीकेशन मनी, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं कि ठीक है वो क्या है 5% से कम नॉमिनल जो वैल्यूज़ होती है 5, ठीक है, उससे उसके 5% से कम नहीं होनी चाहिए, और जहाँ जो सिक्योरिटी जो सेबी ने जो गाइडलाइंस दी है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। और वो क्या अमाउंट जो रिसीव्ड हुआ है वो सेपरेट बैंक अकाउंट में जो है शेड्यूल बैंक्स की वहाँ पर बिफोर है ना अलॉटमेंट से पहले वहाँ डिपॉजिट करवाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्ट टू बी रजिस्टर्ड। A copy of prospect duly signed by every director or every proposed director or his agent so authorized in writing shall be filed with registrar, ठीक है। कॉपी जो है प्रोस्पेक्ट की, ठीक है, जिस पर डायरेक्टर के या जो डायरेक्टर बनने वाला जो उसके बिहाफ जो भी काम करेगा, ठीक है, वो कॉपी जो है राइटिंग में वो फाइल किसको देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार को, ठीक है, डेट पब्लिकेशन की डेट से पहले अगर कंपनी इफ़ अ कंपनी इशू प्रोस्पेक्ट विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, वो कंपनी जो इशू करती है प्रोस्पेक्ट जो रजिस्टर्ड नहीं है तो कंपनी को क्या है 50,000 से 3 लाख का फाइन पड़ सकता है, राइट। नेक्स्ट इज पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटी इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, ठीक है जी। जो सेक्शन जो 9 सबसेक्शन 1 है वो क्या कहता है कि हर एक कंपनी जो पब्लिक ऑफर देना चाह रही है किसी भी सिक्योरिटी का, वो सिक्योरिटी सिर्फ डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट इज शेड्यूल्ड बैंक। एज पर सेक्शन 40 सबसेक्शन 3 सारी एप्लीकेशन मनी जो है पब्लिक से रिसीव्ड हुई है वो डिपॉजिट होनी चाहिए सेपरेट बैंक अकाउंट में, ठीक है जी। जो सिर्फ किस चीज़ के लिए यूटिलाइज़ कर सके जी, हम मॉइनीज जो रिसीव्ड हुई हैं, ठीक है, एप्लीकेंट से उनकी पेमेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है अलॉटमेंट शेयर की, ठीक है, अलॉटमेंट की सिक्योरिटी की अलॉटमेंट्स की उनको एडजस्ट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट इज़ लिस्टिंग ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। हर एक कंपनी जिनको पब्लिक ऑफ़र मेक है ना करना है, पब्लिक को ऑफ़र करना है, ठीक है, ऑफ़र बनाने से पहले उनको एक एप्लीकेशन, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी जो जिन सिक्योरिटीज़ में वो है ना डील करने हैं, ठीक है, उस स्टॉक एक्सचेंजेस से, ठीक है, उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर ये भी है, ठीक है, पेनल्टी। अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट क्रिएट करती है कंपनी या उसके ऑफिसर्स, ठीक है जी, कोई भी डिफ़ॉल्ट क्रिएट करते हैं तो उनको पेनल्टी लगेगी, ठीक है, 1000 फॉर ईच डे, हर एक डे के लिए जब से उन्होंने डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू किया है तो 1 लाख तक, ठीक है जी, लगेगी उनको, ठीक है। वो पॉइंट यहाँ पर आप ऐड कर लेना, यहाँ पर नहीं है। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ लेना। थैंक यू क्लास।